नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं, ये भी खबर है। उपचुनाव में सपा से 3 से 4 सीटें मांग सकती है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और उसके बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि रायबरेली और अमेठी समेत 6 सीटों पर बाजी इस बार कांग्रेस पार्टी ने मारी है और ऐसे में एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि जहां लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने एक साथ संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा था, तो एक बार फिर से दोनों आमने सामने आ सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इस बार उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जिसकी वजह से सीट खाली हुई है और ऐसे में ये विधानसभा सीटें खाली होने पर उपचुनाव होने हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्कंदता मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। स्कंदता, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर जहां सारी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, वहीं खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ एक बार फिर से उपचुनाव में नजर आ सकती हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रदर्शन किया है, उसके बाद से लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो है वो मजबूती से उनका गठबंधन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब विधानसभा उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर, जिसमें करहल, अंबेडकर नगर, फैजाबाद समेत कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना है। ऐसे में वहाँ पर प्रत्याशी कौन होंगे उसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि किस सीट से किस प्रत्याशी को उतारना है। और इस चुनाव में भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो है वो कहीं ना कहीं पीडीए को लेकर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर ही चुनाव में मैदान में उतरेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि क्योंकि इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा था, 6 सीटें कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में जीती थी। अगर 2019 की बात की जाए तो कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सांसद था, लेकिन अब 2024 में बढ़कर उनके पास 6 सांसद हैं। तो ऐसे में जिन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है, वहां पर भी कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी से 3 से 4 सीटों की डिमांड रख सकती है कि 3 से 4 सीटों पर वो चुनाव लड़े और बाकी बची हुई सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारे। तो उसको लेकर भी देखो अब क्या आगे बातचीत होती है, क्योंकि लगातार अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिस तरीके से अभी हाल ही में अखिलेश यादव दिल्ली गए थे, जहां पर वो राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी वगैरह से मिले हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से, और क्या कुछ अंदर बातचीत चल रही है। इन तमाम बातचीत के बाद में फैसला निकलकर सामने आएगा। और साथ ही क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि वो जिताऊ प्रत्याशी पर ही दांव लगाएंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या फिर वो कांग्रेस का हो। तो ऐसे में क्या कुछ होता है इस विधानसभा उपचुनाव में, या ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में गठबंधन था, लेकिन जब पहले इससे पहले जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वहां पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन देखने को नहीं मिला था। तो देखने वाली बात होगी क्या ये फिर से ये गठबंधन बना रहता है या कुछ दरार आती है, क्योंकि अब कांग्रेस जो है वो सीटों को लेकर डिमांड रखेगी अपनी। लोकसभा चुनाव 2024 में भी उन्होंने काफी ज्यादा सीटों की डिमांड की थी, जिसके बाद उनको 17 सीटें दी गई थी चुनाव लड़ने के लिए। और अब जब विधानसभा उपचुनाव होना है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस 3 से 4 सीटें समाजवादी पार्टी से डिमांड कर सकती है। हालांकि होगा क्या ये कुछ टाइम के बाद पता चल ही जाएगा, क्योंकि अब चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। और खास करके अगर करहल की बात की जाए, अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट है, तो वहां से तेज प्रताप यादव का नाम सुर्खियों में चल रहा है कि वो कैंडिडेट के तौर पर वहां से उतर सकते हैं। फैजाबाद लोकसभा की बात की जाए तो वहां से अवधेश प्रसाद जो हैं वो वहां से विधायक थे, जिसके बाद वो वहां से सांसद चुने गए। और अब कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका बेटा जो है अजीत, वो प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर सकता है। अंबेडकर नगर की बात की जाए तो वहां से लालजी वर्मा जो है
वो सांसद के तौर पर चुने गए हैं, उनके परिवार के किसी सदस्य को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। तो कल लगातार जो सुर्खियों का बाजार है वो गर्म है, अपने अपने दावे पेश किए जा रहे हैं लोग, चाहे वो कांग्रेस के कैंडिडेट हों, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हो। हालांकि कौन होगा मजबूत प्रत्याशी, कौन मजबूत प्रत्याशी पर सपा कांग्रेस दाव लगाएंगे ये देखना होगा। लेकिन तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं जोरों पे चल रही हैं और अब भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो इस चीज को गंभीरता से लेकर और अपनी हार से सबक सीख कर आने वाले चुनाव में मजबूत टक्कर देने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कमर कस चुके हैं और लगातार उनके सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं। सभी विभागों को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और अब चुनाव में भी पूरी तरीके से जुटे हुए हैं चुनाव की तैयारियों को लेकर। हालांकि कौन से वो मुद्दे रहे जिनकी वजह से उनकी हार हुई उसकी समीक्षा भी उन्होंने कर निकाली, जिसमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा पाया गया था, इसके अलावा पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा पाया गया था। यही वो वोट बैंक था जिन्होंने जाकर भाजपा से हटकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थन में वोट किया था और उन तमाम चीजों से सबक लेते हुए जो है अब लगभग सभी पार्टियां इन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं और उसके बाद में अगला मिशन जो 2027 का है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर अब जो है कहीं ना कहीं तैयारियां चल रही हैं अंदर खाने कि अब 27 की तैयारी है और एक बार फिर जो है, क्योंकि कांग्रेस का भी प्रदर्शन जिस तरीके से बेहतर हुआ है 2019-2014 के मुकाबले 2024 में, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की डिमांड भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी उत्तर प्रदेश में। शायद हो सकता है कि वो विधानसभा के चुनाव में लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दें। अगर गठबंधन की बात की जाए तो कई अलग अलग राज्यों में देखा कि इन लोगों का गठबंधन नहीं भी था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में इनका गठबंधन मजबूती से के साथ उतरा, जिसको 2 शहजादों की जोड़ी कहा गया और उसके बाद में उन्होंने एक बेहतर प्रदर्शन करके भी दिखाया और अभी भी जो है वो लगातार इनका गठबंधन मजबूती से चल रहा है। हालांकि आगे क्या होगा, क्या 27 में भी ये गठबंधन इन लोग का रहेगा, अगर रहता है तो क्या कितनी सीटों पर बातचीत होगी और अगर नहीं रहता है तो फिर क्या कांग्रेस सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसकी तैयारी में लगातार इंडिया गठबंधन जुटा हुआ है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से 3 से 4 सीटों की डिमांड की जा सकती है। जी बिल्कुल स्कंदिता, क्योंकि जिस तरह से आपने पूरा समीकरण समझाया है कि हो सकता है कि अलग अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं दोनों ही पार्टियां या फिर एक साथ भी चुनाव लड़ सकते हैं, अभी स्थिति साफ नहीं हुई है। हालांकि स्कंदिता, जिस तरह से जो चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव, उसका जो परिणाम रहा है, एक तरफ हमें देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी पूरे इस बार दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी, नतीजे इसके तर गए और समाजवादी पार्टी जो लगातार दावे कर रही थी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। ऐसे में अब ये भी बात बड़ी है कि इस बार बीजेपी के लिए उपचुनाव कहीं ना कहीं उनकी साख दांव पर और एक बड़ी अग्नि परीक्षा के तौर पर सामने आएंगे। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, उनको लेकर तमाम बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। जो प्रदर्शन रहा है उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मानना है कि अगर यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा तो इसका कहीं ना कहीं कारण मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी छवि की वजह से था, क्योंकि उनकी सीट पे भी जो है, अगर वाराणसी की सीट की बात की जाए तो वहाँ पर प्रधानमंत्री की सीट पर जीत का मार्जिन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रहा था, सिर्फ 1,00,000-1,50,000 वोटों से उनकी जीत हुई थी। तो इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जनता नाराज थी और इसी का खामियाजा जो है वो उनको 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ा। अगर 33 सीटों की बात की जाए जिस पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, उन सीटों पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का कहना है और खास करके समाजवादी पार्टी का मानना है कि उन सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बेईमानी की, यानी कि 37 सीटें जीतने के बाद भी समाजवादी पार्टी अब भी ईवीएम की दुहाई दे रही है। अभी भी वो कह रहे हैं कि कई सीटों पर बेईमानी हुई, अगर नहीं ऐसा होता तो परिणाम और अच्छे आते, शायद ये 33 सीटें भी जो है वो भाजपा के खाते में नहीं जाती। वहीं जिस तरीके से देखा कि अफजाल अंसारी का कल बयान सुर्खियों में चल रहा था, तो उनके बयान में भी वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि ये जो तमाम 33 सीटें जीती हैं वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने जो अपना दम लगाया है उसके उस दम से ये 33 सीटें निकल कर आई हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में होते तो शायद ये सीटें नहीं जीत पाते। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने लगभग सभी जगहों पर 80 की 80 लोकसभा सीटों पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपनी जनसभाएं की, प्रचार किया हर तरीके से जनता को लुभाने का, लेकिन शायद वो मामला फिट बैठ नहीं पाया। अगर बाकी राज्यों की बात की जाए, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का उनका जो
काम करने का तरीका है उससे लोग प्रभावित नजर आते हैं। हाँ, लगभग सभी राज्यों में सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड बनी रहती है कि उनके यहाँ का मुख्यमंत्री उनके जैसा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा परिणाम जो उलट रहे, उससे अब कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौतियां बढ़ चुकी हैं कि आखिर कैसे इन सीटों पर इन विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलानी है और आगे 27 में किस तरीके से चुनाव लड़ रहा है, क्या भाजपा की स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हार से सबक जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार ले रहे हैं, उन्होंने इस हार के बाद में भी तमाम बैठकें की, समीक्षा की, मंथन किया कि आखिर कहाँ चूक हुई है और उन तमाम चीजों से सीख लेके अब उनके लिए बड़ी चुनौती है कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें जितानी है और उसके बाद अगला फोकस सीधा विधानसभा चुनाव 2027 पे होगा, क्योंकि 27 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके बाद एक बड़ा चुनौती कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए रहने वाली है। बिल्कुल स्कंदिता, अगर उपचुनाव को देखा जाए तो एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के पास भी, क्योंकि अपनी साख बचाना एक बड़ी बात रहेगी इस बार बीजेपी के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस बार का जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं उनके मोटिवेशन हाई है, ऐसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि इन 9 सीटों में किंग मेकर कौन बनता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।